नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या बुलडोजर के बहाने देश में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है? जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और पहली दुकान रमन झा नाम के व्यक्ति की तोड़ी गई, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि एक धर्म विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रायोजित रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक और बड़े नेता अमनतुल्लाह खान ने कहा कि एक खास समुदाय को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा, यहां तक कह दिया कि हर जगह अवैध निर्माण है, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यानी सभी पार्टीज का एक ही बात थी, मुसलमान और मुसलमान, जिस पर कोर्ट को भी कहना पड़ा कि दिल्ली में दोनों समुदायों पर कार्रवाई हुई है जनाब। और मध्य प्रदेश के खरगोन में बुलडोजर का जो एक्शन हुआ है, उसका सच आज सबके लिए जानना, आप सबके लिए भी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि खरगोन में जिन लोगों पर एक्शन हुआ उनमें से 88 हिंदू हैं और 26 मुसलमान हैं। ऐसा खुद सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा है। लेकिन इसी जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल पर्यटन यानी पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया है। मुसलमानों को प्रताड़ित बताने की सियासी होड़ सी मच गई है। लेकिन आज इस एजेंडे को हम पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी को वोट बैंक का नया अड्डा बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस, बुलडोजर का एक्शन, मजहबी कनेक्शन। अजब सेक्युलरिज्म की गजब कहानी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो सियासी सैर की होड़ लग गई। कांग्रेस का दल पहुंचा, लेफ्ट से वृंदा करात पहुंची, ओवैसी पहुंचे और तो और ममता दीदी ने भी टीम भेज दी। लेकिन राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। वहां की परवाह किसी को नहीं। जब मस्जिद गिराई थी, गुंडों ने, मवालियों ने उसको हथौड़े मार मार के तोड़ा था, कैमरा के सामने आया था। कौन सी और मस्जिद? उछल के कैसे कौन सी उसका मस्जिद? जश्न मनाया जा रहा था। कौन सी मस्जिद? कमाल है, मतलब मस्जिद, आप कौन सी मस्जिद टूटी थी, मुझे बताइए तो सही। बाबरी मस्जिद जनाब, भूल जाते हैं आप, भूल जाते कोर्ट हैं। में फैसला आ गया, मतलब ये बाबरी मस्जिद का बदला है। जहांगीरपुरी में कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी ट्वीट कर कार्रवाई को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता रहे थे। वहीं मौलाना तौकीर रजा और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक कदम आगे बढ़ गए। जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया, अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया। उधर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जमकर संग्राम हुआ। सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान क्या किया। शिवसेना आग बबूला हो गई। नवनीत राणा के घर को घेर लिया गया ताकि वो बाहर ना निकल सके। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधियों को धर्म वाला कवर फायर क्यों दिया जाता है, और बुलडोजर की कार्रवाई को अलग अलग चश्मों से क्यों परखा जा रहा है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। बुलडोजर का एक्शन, मजहबी करेक्शन।
तो आज की चर्चा इसी पर है कि बुलडोजर का एक्शन और मजहबी कनेक्शन क्यों इसमें ढूंढा जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं शोएब जमई, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं और डॉक्टर भी हैं। आपका अभिनंदन है डॉक्टर शोएब जमई। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता, अभिनंदन है आपका भी। मेरे साथ मुकेश शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ ऋतुराज झा है, विधायक है, आम आदमी पार्टी के, प्रवक्ता भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष है करणी सेना के। तो सारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां और जोरदार अभिनंदन। मैं आप तमाम लोगों को से एक सवाल पूछता हूं, शुरुआत आपसे करता हूं शोएब जमई, क्यों मजहबी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है इस पूरे विषय में? देखिए अमीश जी, मैं ना मज़हब का नाम लूँगा और ना मैं किसी सियासी पार्टी का नाम लूँगा। मेरा कंसर्न तो इस देश के गरीब नागरिकों से है। मेरा कंसर्न उस गुप्ता जी से है जिसकी दुकान पिछले 50 सालों से है और जो वो कागज़ दिखाते रह गए लेकिन उसके सामने ही उनका घर को, उनके दुकानों को ढा दिया गया। मेरा कंसर्न उस बच्चे से है जिसकी बाप की दुकान ढहाने के बाद वो टेट्रा पैक चुन रहा था और कुछ कॉइन्स चुन रहा था, जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने मार्मिक देखी। मेरा कंसर्न किसी धर्म से, लोगों से नहीं है। लेकिन मैं संबित जी से कहना चाह रहा हूं, आज ये अभी थोड़ी देर में जस्टिफाई करेंगे, हाँ हम तो बुलडोजर चलाएंगे, सबके घर चलाएंगे। और जब कंगना रनावत सबके नहीं, दंगाइयों के, इन्होंने कहा अभी अवैध निर्माण वालों के। अच्छा देखेंगे तो क्या वो खरगोन में जिसको यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला था वो अवैध थे? जिसका हाथ कट गया था, दोनों वो पत्थर क्या चला सकता, वो अवैध थे? अभी संबित जी से यहाँ से पूछिएगा तो सबको कहेंगे। और अगर यहाँ से बस 10 सेकंड, और अगर कंगना रनावत के यहाँ बुलडोजर जब चला था ना तो ये छाती पीट रहे, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया। तो भाई यहाँ से आप अपने में छाती पीटते हैं और दूसरे में जाकर के कोई गरीब संबित को मैं लेकर आऊंगा, टूट जाता, उसके लिए आपके दो शब्द नहीं निकलते? गुप्ता जी के लिए निकालिए ना दो शब्द कम से कम। संबित पात्रा, आपको क्या लगता है ये गुप्ता जी के लिए हो रहा है? ये पूरे विश्व में एक नैरेटिव बनाया जाता है और जो बहुत दिनों से बनाया जा रहा है कि मुस्लिम प्रताड़ित है, माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, देश में संविधान खत्म हो गया है, मुसलमानों की जान खतरे में है। और देखिए, पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम प्रताड़ित है कह के कटघरे में तब भी खड़ा किया गया था अमीश देवगन जी, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था। कहा गया था मुसलमान खतरे में है, खून की नदियां बह जाएंगी। आप याद करिए, मुसलमान खतरे में है तब भी कहा गया था जब बुरहान वानी को मारा गया था और विक्टिम कार्ड निकाल के कुछ पत्रकार खुद बैठे थे। तो बेचारा हेडमास्टर का बेटा था, कितना गरीब हेडमास्टर का बेटा था, बुरहान वानी को मार दिया आपने। अफजल गुरु के लिए तो बड़े बड़े नेताओं ने जेएनयू में जाकर कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार की परिस्थिति रही थी जिस प्रकार मुस्लिम प्रताड़ित है, इस नैरेटिव को फ्लोट करने के लिए। मुस्लिम प्रताड़ित तब भी था जिस समय याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया। इन लोगों ने कहा याकूब मेमन मुसलमान है, इसलिए एक मुसलमान को फांसी दिया गया है। मुसलमान अमेरिका में भी खुश नहीं है, आज स्वीडन में भी लड़ाई चल रही, मुसलमान स्वीडन में भी खुश नहीं है, मुसलमान चाइना में भी प्रताड़ित है, मुसलमान रशिया में भी खुश नहीं है। वो केवल खुश वही हैं जहां वो नहीं है, बाकी हर जगह वो प्रताड़ित हैं, उनके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ये नैरेटिव इन जैसे कुछ तथाकथित स्कॉलर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है। जी, मैं मुकेश शर्मा जी आपका रुख करता हूं। मुकेश शर्मा जी, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और राहुल गांधी आपके सर्वोच्च नेता मान सकते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा अध्यक्ष भी बन जाए। वो कहते हैं कि संवैधानिक मूल्यों को विध्वंस कर रहे हैं, गरीबों और अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से प्रायोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मतलब बुलडोजर चल रहा है बिना जाति और धर्म देके, लेकिन राहुल गांधी को धार्मिक चश्मा क्यों डालना था उसमें? देखिए अमीश जी, क्यों डाला राहुल गांधी ने धार्मिक चश्मा? आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। जी प्लीज। राहुल गांधी जी ने धार्मिक चश्मा नहीं डाला हुआ। जिस तरीके की कार्रवाई, ये बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, जो अलग अलग नाम चल गए हैं, अभी मोदी बुलडोजर किसी ने नहीं कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, आप मीडिया में चलता है, ठीक है। मैं ये नाम आप लोगों के दिए में, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आखिर ऐसी परिस्थिति जो देश में बनी है आज कि किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ये परिस्थिति राहुल जी ने नहीं बनाई है। ये जब जमीन पर प्रैक्टिकल एक्शन होता हुआ नजर आता है, उस वक्त ऐसे हालात बनते हैं। मैं एक सवाल आपसे ही जानना चाहता हूं,
संबित जी से भी जानना चाहूंगा, बेहतर होता, आप कहते हैं अपराधियों पर हम बुलडोजर जैसे भी चलाते हैं, अपराधी अपराधी होता, उसकी कोई धर्म जाति नहीं है। अभी मैं जहांगीरपुरी के बारे विषय में भी बोलूंगा। मैं एक बात जानने का अधिकार मुझे है, कुलदीप सेंगर क्या देश का ईमानदार व्यक्ति है जो बलात्कार के आरोप में जेल में है, इसको उम्र कैद हो गई? क्या कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर चला आज तक? कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं थी? मुकेश जी, एक छोटा सा मेरा पॉइंट है जी। आपने जो ट्वीट करवाया, राहुल गांधी ने जो ट्वीट करा, वही बात कपिल सिब्बल ने एग्जैक्टली कोर्ट में बोली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि दोनों समुदायों में चला है? मैं बोलूं, यानी मुसलमान का चश्मा कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने डाला हुआ है क्या? जो राहुल जी ने ट्वीट किया है जी, वो ट्वीट इस देश की भावनाओं के, लोगों की भावनाओं के अनुरूप है। किस देश की? जिस देश में मैं और आप रहते हैं, उस देश की भावना अगर ये होती तो कांग्रेस पार्टी जीतती ना। इस पर जवाब भी है, इसका जवाब है जी, इसका जवाब है जनाब आली, इसका जवाब भी है मेरे पास जी। इसका जवाब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी, बताइए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि कुलदीप सेंगर वाले जवाब को आप गोल कर गए, उसका जवाब आप दिलवाएंगे ना देंगे? कुलदीप सेंगर पे मैंने 12 डिबेट करी है। नहीं, अरे उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर क्यों नहीं चला आज तक? आप कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर पे बुलडोजर चलेगा तो मुसलमानों पे बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक है, अब रुकनी एक सेकंड। आपने यही बोला ना। अब आपने मुझसे सवाल किया, आपने सवाल पूछा, जवाब दिया आपने। अब संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। एक मिनट। जी जी, मैं एक इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। जी जी जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जी जी जी, जो आशीष मिश्रा उर्फ टैनी है, जी जी जी, मोनू जी, उसने सरेआम थार गाड़ी से किसानों की हत्या कर दी। जेल में है वो। अरे भाई, अब मुझे यार, अरे जेल में है, लेकिन उसको आप अपराधी मानते हैं नहीं मानते? अगर अमित देवगुन अपराधी मानते हैं तो बुलडोजर क्यों नहीं चला आज तक? जो अपराधी है तो जेल में है। ठीक है, संबित पात्रा, जवाब नहीं है। संबित पात्रा, एक मिनट। अब आप देखिए, बहुत लंबा हो रहा है। देखिए, मैं तो ऋतुराज जी के बाद में आया, जहांगीरपुरी में आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अमित देवगुन जी, आपके शो में खड़ा होकर जिम्मेदारी के साथ जी, राहुल जी के ट्वीट के जवाब में ही कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से स्टैंड है, तलवार वाले, भाले वाले, पत्थर वाले, रिवॉल्वर वाले, बंदूक वाले, सब जिनके पास हथियार थे, ठीक है, जिन्होंने माहौल खराब किया है, जी जी जी, तलवार वालों की वीडियो न्यूज 18 को दिखानी चाहिए, जो आप नहीं दिखा रहे हैं। हम सबके वीडियो दिखा रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है? हम सबके वीडियो दिखा रहे हैं, भगवान सबके वीडियो दिखा रखते थे, एक बजरंगबली तो गदा रखते थे, ये तलवार कहां से आ गई है? ठीक, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने तलवार दे दी। दो नाबालिग बच्चों का मुकदमा दर्ज किया। बच्चा भी अपनी मां से एक सवाल पूछ रहा था। ठीक है, अब संबित। वैसे मुकेश जी, अगर इतनी बुलंद आवाज है आपकी, बेकार का बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, आप ही खड़े होकर चिल्ला देंगे, 2-3 आराम से मैं जवाब देता हूं। पहला प्रश्न आपका, कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो तो रेपिस्ट है। आपने आज एक न्यूज़ पढ़ा है, एक फिरोज करके रेपिस्ट है जिसने 4 साल की बच्ची का रेप किया और उस बच्ची को मार दिया, उसको मौत की सजा सुनाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट करके 20 साल का सजा सुनाया। क्या फिरोज के घर में बुलडोजर चला? वो मध्य प्रदेश का ही है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने फिरोज के घर में, याकूब मेमन के घर में, किसी के घर में बुलडोजर चला दिया? नहीं, ये अलग अलग प्रसंग है, इनको मिला करके यहाँ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। सर, मैं किसी के बीच में नहीं चिल्ला रहा था, मन में ही हा करिए, मेरे बात बोलिएगा आराम से। नंबर 2, देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, जहां तक आदरणीय मुकेश जी ने अभी कहा, क्या कहा? तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया? भगवान एक तलवार, सर देखिए, मैं बीच में आपकी बात को सुना, आपने सबसे ज्यादा बोला अभी तक। अमीश जी ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा भगवान राम तो तलवार नहीं रखते थे, हनुमान जी तो गदा रखते थे, ये तलवार वाले कहां से आ गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा? दर्द यही है, ये हिंदू कैसे छूट गए? कूटो, हिंदुओं को कूटो, हिंदुओं को कूटो, ये खुश रहेंगे। और हिंदू मुसलमान पे आ गए। भाई साहब एक सेकंड, आपने कहा था हिंदू मुसलमान के नाम पर बदनाम किया जाएगा, हेडेक हो जाएगा। आप गलत बयानी मत करें। एक एक करके पहले माहौल खराब ना करें देश का, प्लीज। पर राहुल, एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूं। जी, आपके सामने आदरणीय ऑडियंस यहाँ बैठी है, आपके सामने इन्होंने कहा ना कि भगवान राम तो तलवार नहीं रखते। मैं अभी भी कह रहा हूं। एक सेकंड साहब, तो कह रहे हैं बात, कोरस आज भी कह रहा हूं। अरे भाई साहब, मैं सुन रहा हूं, ठीक है, मैं सुन रहा हूं ना।
आपने कहा हनुमान जी तो गधा रखते थे, मगर ये हिंदू जो है ये तलवार रख के हिंदू शब्द नहीं कहा मैंने, तो मुसलमानों के कह रहे थे। अच्छा, नो, ये मुसलमान तलवार लेके चल रहे थे। वाह वाह, अमित जी जरा बताइए, पक्षपात नहीं। मैंने बोला पत्थर वाले, बंदूक वाले, तलवार वाले, जिनके पास हथियार हैं सबको बुक करो। ठीक है, देखो मेरे को ऋतुराज जी के पास भी जाना है। संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट जी, कीजिए। एक सेकंड अमीश जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो समझ नहीं पाऊंगा, मैं सब समझ रहा हूं। कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैं सब समझ रहा हूं। जी, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। जब इन्होंने कहा भगवान राम तलवार नहीं रखते, हनुमान जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया? तो ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे ये आप भी जानते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम करने लगे। ठीक है, संबित अपनी बात को आप कंप्लीट करिए। मुकेश जी, लेट हिम स्पीक। ये क्या अमिश पिस्टल भाई, लेके एक सोचिए, संबित जी का एजेंडा पूरा हो गया। ये गोडसे वाला पिस्टल देखो। भाई ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए, इट इज नॉट रहेगा तो हम रहेंगे यहाँ। नहीं, बिल्कुल देश रहेगा। पहले आप ये चर्चा तो कंप्लीट होने दीजिए। अगर मंच पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, सड़कों पे हमारे साथ क्या होता होगा, जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, आप सोच के देखिए। आपको नहीं कह रहे मुकेश जी, आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे वो, आप शांत रहिए। नहीं सोच रहे, आपने गलत एक्शन करा। क्या है ना, सड़कों पे चल भी मत जाना। आपने बोला, अभी आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है। संबित पात्रा ने कहा पिस्टल रखी हुई है। इन्होंने कहा आपको कूटा जाएगा सड़क पे, अभी कहा इन्होंने। क्यों बोला आपने? क्यों कूटा जाएगा सड़क पे? क्यों सड़क पे कूटा जाएगा? आप कौन है? और एक बात सुन लो जमई, एक बात कान खोल के सुन लो। कान खोल कर कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। अरे भाई, दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं, ये गलत बोला। ये दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट सको। गलत बोला आपने। देखो मुझे नहीं, कोर्ट के दिखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल दिखाओ। ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप, आतंकवादी कहीं के। नहीं, ये गलत बोला आपने गलत बोला। गोडसे वाला आपने गलत बयानबाजी करी। ये तो ऋतुराज नहीं, ये गलत बयान बोला आपने, गलत बयान करा कि इनको सड़क पे कूटा जाएगा और उन्होंने पिस्टल रखी हुई है। कहां रखी हुई है? संबित पात्रा ने पिस्टल देश को जितना बर्बाद किया है, जनता कूटेगी। वो अलग विषय है, मगर आप सड़क पे कूटेंगे। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा, मैं अपोज करिए। हिंदुओं को सड़क पे मारेंगे, पेट में ऐसा नहीं हो। ये अभी बोल रहे हैं कि हम पीटेंगे सड़क पे। आप ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। आपने क्यों बोला? आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं, आपको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए इनको, बाहर निकालिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। सड़क पे कैसे कूटेंगे आप मुझे? भाई यहाँ से इतनी हिम्मत कैसे हो बीजेपी जाएगी? के आपने कहा हिंदुओं को सड़कों पे कूटेंगे। एक मिनट, अगर ऐसा बोला गया है तो पैनल में खड़े होकर एक हेल्दी डिस्कशन हो, विचारों की लड़ाई है। अगर ऐसा बोला गया कि संबित जी को सड़क पर कूटा जाएगा तो हम इससे सहमत नहीं है और मैं इसको कंडेम करता हूं। मैं कंडेम करता हूं। नहीं, पर ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। अमीश जी, आप सोचिए जरा, एक इतना बड़ा मुस्लिम स्कॉलर जिसको आपने डॉक्टर कह के इंट्रोड्यूस किया, अगर ये इतने माइक्रोफोन्स के बीच में कह सकते हैं कि संबित पात्रा तुझे सड़क पे कूटेंगे हम लोग, तो ये क्या करते होंगे? सोचिए आप, ये क्या करते होंगे बाहर, आप सोचिए जरा। आप सड़क पर मारेंगे, वो ऋतुराज जी का विरोध किया ना आपका। नहीं, एक सेकंड, कूटेंगे सड़क पे। शांत बैठिए, आप शांत बैठिए। डर रहे हैं भाई। नहीं, देखिए, डरने की बात नहीं है, ये धमकाने की बात है। अरे आप कौन होते हैं किसी को धमकाने वाले? आदमी हो यार, तुम डराओगे ऐसे? भाई ये 4 फुट का आदमी डराएगा? डर गए? अब ठीक है, ऐसे कैसे डराएंगे? डर गए? समझाइए ना इनको। भाषा की मर्यादा ना भूलें, अगर आपकी मेंटालिटी भाषा की मर्यादा ना अरे भूलें। तो कलेजा थर 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 कांपने लगा। किसका कांपेगा? आप बोल रहे हैं कि हम किसी को मारेंगे? हमने कुछ बोला क्या? क्या है भाषा? अमू जी 4 फीट से नहीं होता है, 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। यही बात है। ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि इसको धर्म का चश्मा डाला जा रहा है? और आपके भी एक विधायक अमंतुल्लाह खान जो आपके साथ विधानसभा में बैठते हैं, उन्होंने भी धर्म का चश्मा डाला है इसको लेकर। अब मेरी बात 2 मिनट सुनिए। जी जी जी, देखिए, ये कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। भैया 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, सबको पता है। पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है, जितना भी इंक्रोचमेंट है, इन लोगों ने खूब किया है। इनके पार्षदों ने, इनकी सरकार ने पैसे ले लेके अवैध निर्माण करवाए। आज जहांगीरपुरी के अंदर में ये लोग बुलडोजर का जो नाटक कर रहे हैं, और उसमें से भी 2 ऐसे लोगों का घर तोड़ दिया जिसके पास 1977 से जो है सो अलॉटमेंट है डीडीए का। ये आप एक चीज समझ लीजिए जी, ये गुंडे मवाली दंगाइयों की पार्टी है। इतिहास उठाकर देख लो, बीजेपी 3400 दंगे कराए इन्होंने, और दिल्ली के अंदर भी 2 दंगे। आज पुलिस इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है। ये क्या तमाशा बना रखा है?
यहां पर मैं लोगों को ये हिंदू मुसलमान का ड्रामा नहीं चाहिए। हर आदमी चैन से अमन से जीना चाहता है, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है। क्या आप इतने कमजोर हैं कि आज रोहिंग्या और क्या बोलते हैं बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं देश के अंदर में, माहौल खराब कर रही है भाजपा? कौन ठीक करेगा? क्या पाकिस्तान की सरकार आकर के हमारे दंगे रोकेगी? क्या देश के अंदर में जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं? चूड़ियां पहन रखी है, उनको नहीं लगता है कि जो दंगाई है उसको उठा करके जेल में डालो, उसके ऊपर में जांच होनी चाहिए? यहां पर मैं तमाशा कर रखा है, ड्रामे करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर में। ये संबित पात्रा जी, मैं एक मिनट, लेट मी फिनिश, मैं चुपचाप सुन रहा था जी। आप एक चीज समझ लीजिए, 3400 दंगे दिल्ली में नहीं पूरे देश में हुए हैं। ये सारा कनेक्शन दिल्ली के अंदर में एमसीडी चुनाव का है, कुछ नहीं है। अच्छा, पूरे देश के अंदर ऐसा हो रहा है, स्पेन में भी ऐसा हुआ, स्वीडन में भी ऐसा हुआ, सबका कनेक्शन एमसीडी के साथ है। एक सेकंड, एक पॉइंट मेरा सुनिए। अच्छा, बीजेपी माहौल खराब कर रही है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या माहौल ठीक कर रहे थे जिन्होंने ये बयान दिया? शांतिपूर्वक माहौल को रमजान के महीने में खराब करना चाहते हैं कुछ लोग। बुलडोजर चलाने का एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। इस पूरे देश का इन्होंने माहौल खराब कर दिया है। ये बयान गलत है या सही है? मैं आपसे ये पूछूं, मेरी बात सुनिए, ये बयान सही है या गलत है? बयान बता रहे मुझे नहीं पता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये बयान सांप्रदायिक है कि नहीं है? सुनिए, रमजान को बुलडोजर के साथ जोड़ना सांप्रदायिक था कि नहीं था? मैं रमजान को बुलडोजर से नहीं जोड़ रहा हूं। जोड़ा, जिसने जोड़ा वो सांप्रदायिक है कि नहीं? जोड़ा मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूं किसने जोड़ा। आपके विधायक अमतुल्लाह खान ने जोड़ा। आपके विधायक अमतुल्लाह खान ने जोड़ा। जब बुलडोजर का पहला पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है, जो आपके मंच पर खड़ा होकर कह रहा है कि हम किसी मजहब की बात नहीं करते, नेता नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं करते, अमतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का नेता नहीं है, हम काम की बात करते हैं। और आज सच्चाई ये है कि ये तड़ी पार गृह मंत्री जब से बना है तब से 2 बार दिल्ली में दंगे हुए हैं। इससे पहले दंगे कब हुए बताइए? 1984 के बाद दिल्ली में कब दंगे हुए? जब आपने मैं आपको बता रहा हूं, चैन से रहना चाहता है। डॉक्टर पात्रा, देन सूरजपाल सिंह अम्मू। अमीश भाई, कम से कम डिबेट में तो शांति से हम इतना ना चिल्ला के आराम से बोल ले। अमानतुल्लाह खान ने बयान दिया कि ये जो पूरा हुआ बुलडोजर वाला कांड जहांगीरपुरी में, ये जानबूझ करके मुसलमानों के घर पर रमज़ान के महीने में हमला हुआ है। ये इस्लाम पे हमला है। आप याद करिए किस तरह से यही वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कह रही है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं करते, सही बात है। क्योंकि एक पक्ष इनकी गाड़ी चलती है कश्मीर फाइल्स के ऊपर, हिंदुओं के प्रताड़ना को लेकर ठहाके मार के अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे कि ये सब झूठी बातें, ये हिंदुओं का कोई मौत हुआ था। एक सेकंड मैं बीच अमीश भाई, अमीश भाई ये गलत बात कह रहे हैं। अमीश भाई ये चिल्लाना, अमीश भाई आपने गृह मंत्री को तड़ी पार बोला, फिर भी मैंने सुन लिया। मैंने बीच में नहीं बोला। आप शांति रख के दूसरों को सुनने की धैर्य रखिए, दूसरों की धैर्य रखिए। नहीं, ये चिल्लाना बंद करिए। एक सेकंड देखिए, एक-एक करके बोले, एक-एक करके। अमीश भाई, आपने गृह मंत्री को गाली दी। अफजल गुरु की बात कर रहे थे, अफजल गुरु को आपने उनके पार्टी के बड़े नेता को तड़ी पार बोला। लेट हिम कंप्लीट, दिस इज नॉट फेयर। अमीश भाई, ये उचित नहीं है। वाली पार्टी बीजेपी है। ठीक है, मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूँ अमीश भाई। सत्ता में 5 साल ये रहे, सत्ता में हम 5 साल रही, अलग विषय है। 1000 वर्षों तक हिंदू ऐसे ही गुलाम नहीं रहा है। हिंदू का ही दुश्मन रहा है। कभी न कभी उसी ऋतुराज को जयचंद कहते थे, कभी न कभी उसी राहुल गांधी को उन्हें, ये बिल्कुल यही भाषा है, यही हकीकत है। जयचंद हो तुम, गद्दार हो तुम गद्दार हो, तुम्हारे मालिक गद्दार है। इसीलिए तुम लोगों ने देश को बेचा है चंद वोटों के लिए, हिंदुओं का सौदा किया है। ये वो गद्दार है जो जाके अपने शीश को दबाते हैं, वो हमें कहते हैं। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी पब्लिक के बीच से यह सबसे भरोसेमंद चर्चा जारी है। अगर शोभा यात्रा निकलती है तो छत के ऊपर पहले से ही आम आदमी पार्टी के लुच्चे लफंगे पहले से ही वहां पत्थर इकट्ठा करते हैं। ताहिर हुसैन से बड़ा आतंकवादी कोई था, और इनके लुच्चे लफंगे जाके उसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताहिर हुसैन बेचारा विक्टिम है, ये बोल रहे थे।
पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है, जिसके लिए पुतिन पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। मोल्दोवा की चर्चा शुरू होते ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक वीडियो भी चर्चा में आ गया, जो 1 महीना पहले लीक हो गया था। दावा किया गया था कि किसी मीटिंग में लुकाशेंको पुतिन का प्लान समझा रहे थे और वो वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया। उस वक्त दावा किया गया था कि यूक्रेन के दक्षिण में बसे मोल्दोवा पर हमले का प्लान काफी पहले से बनाया जा चुका है। मोल्दोवा पर कब्जा होते ही पुतिन के लिए कई मकसद हल हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के लिए ये बड़ी टेंशन की वजह है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अगला पड़ाव मोल्दोवा हो सकता है। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्दोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है, क्योंकि मोल्दोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्दोवा ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मोल्दोवा के पास न तो ज्यादा हथियार हैं और न ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्दोवा पर हमला किया तो मोल्दोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा? तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा कर अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच रूस के 2 बेहद अहम ठिकानों में भीषण आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया जा रहा है। रूस के इन दोनों ठिकानों में एक दिन पहले आग लगी थी, जिनमें पहला रूस के त्वेर शहर में बना एक रक्षा अनुसंधान केंद्र है, जो मॉस्को से करीब 180 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि अचानक उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरों में रिसर्च सेंटर की पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। तेज लपटें खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकलती दिखी। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर को भी उसे बुझाने के लिए लगाया गया। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी की सौगात, 20,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र की योजनाएं अब जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रही हैं लागू। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल ने पिछले 4 दिन में राज्य में 8 आतंकियों को मार गिराया। नहीं बताई गई। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि रूस के इन दोनों अहम ठिकानों की तबाही के पीछे कहीं यूक्रेन तो नहीं, जिस पर रूस ने चुप्पी साधी हुई है। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले जेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। वहीं यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए। और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया,
जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर मिसाइलों से कई हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर कुछ टैंक आग की लपटों के बीच घिरे नजर आए। देखते ही देखते एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने आसमान से चुन चुनकर रूसी टैंकों को ध्वस्त किया। सड़क पर लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट इतने जोरदार थे कि चंद मिनटों में पूरा आसमान धुएं से भर गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ टैंक जंग के मैदान में आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, एक मिसाइल गिरी और उनके परखचे उड़ गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जंगल के बीच जेड निशान वाले टैंकों का एक काफिला भी नजर आया, जिनमें कुछ टैंक जलते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उधर यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी को लता मंगेशकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। समारोह में भावुक हुए पीएम ने लता जी को बताया अपनी बड़ी बहन। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को 14 दिन की जेल। मुंबई की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहां खड़ी नजर आई, और वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। इसलिए उस जगह को यूक्रेन ने पुतिन के टैंकों की कब्रगाह बना दिया। कहा जा रहा है कि उनमें कई मार्च के आखिर में यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के धावा बोलने के बाद लौटी हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग का कहना है कि रूसी सेना के वो टैंक वहां इसलिए खड़े किए गए क्योंकि वो अब पुतिन के काम के नहीं, उनकी अब मरम्मत नहीं हो सकती है और उन्हें फिर से जंग के मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। वहीं मारियोपोल में जंग हारने के बाद यूक्रेन के जवान खार्किव में डट गए। पिछले 1.5 महीने में वहां रूसी सेना के हमलों ने पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान ये जवान वहां की एक बिल्डिंग में छिपे अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए टैंक से गोलों की बारिश करते नजर आए। ऐसा कर उन्होंने इस सरकारी इमारत को आजाद करवा लिया। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया। हालांकि बाहर से तो वो ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें जगह जगह तबाही के निशान दिखे। ऐसे में इन जवानों को मलबे के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के डबल गेम का पर्दाफाश हुआ है। एक और चीन इस जंग की शुरुआत से ही खुद को रूस के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले का विरोध भी नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है, जिसका यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किया। वहीं यूक्रेन ने चीन पर यही ड्रोन रूस को भी बेचने का आरोप लगा दिया। साथ ही चीन से रूस पर इन ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर दी और यूक्रेन के इन आरोपों ने चीन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि चीन तो पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को भांपकर पहले ही इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था, जिसके लिए उसने जंग की शुरुआत से ठीक पहले रूस के साथ गेहूं, गैस और कोयला खरीदने का करार कर लिया और युद्ध की वजह से इनकी कीमतों में उछाल के बाद उसने इनकी जमाखोरी शुरू कर दी ताकि बाद में इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके। यही नहीं, चीन ने अपने गेम प्लान के तहत अपनी करेंसी युआन की तुलना में रूसी करेंसी रूबल की कीमत गिरने दी, जिसके लिए उसने रूबल की गिरती कीमत के बीच अपने देश में विदेशी करेंसी बदलने के रेट में ढील दे दी और इसका उसे फायदा भी मिला, क्योंकि रूबल की कीमत गिरने से चीन के लिए रूस से होने वाला आयात बेहद सस्ता हो गया। इस बीच खबर है कि पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रहे पुतिन को चीन ने धोखा दे दिया। रूस अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन के साथ एक समझौता करना चाहता है, लेकिन जिनपिंग सरकार ने इस समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए।
असल में पुतिन चीन की कंपनी यूनियन पे के साथ एक डील करना चाहते हैं। बताया गया कि अगर ये डील कामयाब होगी तो रूस के लोगों को अपने देश और विदेशों में यूनियन पे कार्ड से पेमेंट करने की मंजूरी मिल जाएगी। इस सौदे को अमेरिका के मास्टर और वीजा कार्ड की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इन दोनों ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी थी और उनके इस एक्शन के बाद रूसी बैंकों की तरफ से जारी किए गए मास्टर और वीजा कार्ड ने रूस से बाहर काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में इस मुश्किल से निकलने के लिए पुतिन ने अपने दोस्त जिनपिंग वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। सूरजपाल सिंह सर, मुझे तो इतना पता है कि जानबूझ के ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना शोएब साहब, इनको गुप्ता जी की चिंता थी, इनको अग्रवाल साहब की, शर्मा जी की, अरोड़ा साहब की, वो नन्हे नन्हे बच्चों की चिंता नहीं थी इनको। इन्होंने जो पत्थर बरसाए है इनको ये चिंता थी। ये अमानतुल्लाह खान की सिफारिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का एमएलए नहीं है। अरे दंगे आपने कराए। रुकिएगा सर, आप सुन लीजिएगा, आपको हम सुन रहे थे ना, इतने देर से झेल रहे हैं आपको। आप जयचंद बोलोगे, आप गद्दार बोलोगे, आप सब कुछ बोलोगे, या तो आपको लगता है कि आप हट्टे कट्टे हो, आपकी सब सुनेंगे। सुनना चाहिए, अपनी बाजी बोलो, अपनी बारी बोलिएगा। देखो जिस प्रकार की भाषा ये आप जो धमकी दे रहे हैं, कभी गॉड से, कभी जयचंद, कभी क्या, इस प्रकार की जो भाषाएं कर रहे हैं ना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अरे सुनिएगा हनुमान, अरे सुनिएगा, आप जयचंद के और हम जानते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हनुमान जी तलवार नहीं रखते थे भैया, राम जी के पास तलवार भी थी और तीर भी था। तुम लोगों को उड़ते तीर लेने की आदत है। उसी राम के भाई ने तलवार से नाक किसकी काटी थी पता है आपको। अब हालत ये होगी शोएब साहब, जिस प्रकार की हरकतें आप कर रहे हो, शाहीन बाग में दंगे आप कराएं, दिल्ली को आप उजाड़ें, पत्थरें आप फेंकें, पत्थर को ईंटें आप इकट्ठे घर में करें और हमको धमकी दें, आप बाहर कुटवाओगे। मेरा सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को, रोजगार की कोई बात होती नहीं है, रोजगार की कोई बात होती है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव है, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव है, तो एमसीडी में सबको पता है कि एमसीडी वाले कितना पैसा लेके कहाँ पे पार्किंग का पैसा खाते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात 2024 के इन्होंने पहले प्लान बना लिया, 2024 के लिए तैयारी कर लो। ये दंगे किसी ने करवाए और हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, ये तो सबको जनता को पता है, जनता को पता है सारा। आपका सवाल कैसे? सवाल सर से है, संबित से सवाल है ना। एक सेकंड, संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है और आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना ने बोला था कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम दुआ करते हैं कि 2024 में मोदी हार जाए। देखिए अमीश भाई, हम 2019 की भी तैयारी कर रहे थे, 24 की भी तैयारी करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता को अगर लगेगा हमारी तैयारी ठीक है तो वोट देगी, अगर तैयारी गलत है तो जनता जनार्दन है, हमें बाहर निकाल देगी। इसलिए ये डिसीजन जनता के ऊपर। हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ हिंदू मुसलमान कौन करता है इस देश में, मैं बताता हूँ। इतने जोर जोर से चिल्ला के भाषण दिए गए जब रोहिंग्यानों के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ मोदी जी भाषण दे रहे थे, जब हम लोग और जिनको अभी गृहमंत्री को गाली दिया गया, जब वो रोहिंग्यानों के खिलाफ कहते थे, याद करिए किस प्रकार का माहौल इस देश में बनाया जाता था कि ये रोहिंग्यान हमारे भाई, इनके खिलाफ। आज ये कह रहे हैं कि रोहिंग्यान आतंकवादी हैं, इनको निकाला क्यों नहीं? अरे निकालने के लिए अगर सीएए लाते हैं, एनआरसी लाते हैं, तो आप लोग सड़क बंद करके यूएन तक विषय लेकर जाते हैं। सवाल और आज आप यहाँ कहते हैं निकाला। छोटा जवाब, पब्लिक के भी सवाल आने चाहिए, बोलिए। मेरा शोएब जी से ये सवाल है कि एक तो मुसलमान अल्पसंख्यक कब तक रहेंगे, कब तक आप कहते रहेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं? दूसरी बात ये कि देश के टुकड़े तभी क्यों होते हैं, आप मुहर्रम में यात्रा निकालते हैं, तलवार लेके, चक्कुए लेके, जंजीरें लेके आप यात्रा निकाल रहे हैं, कोई दंगा नहीं होता है। इतने दिन से यात्राएं निकल रही हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं जब हर फ्राइडे को, हमारे तो साल में एक त्योहार पड़ा, 2 पड़े, 3 पड़े, आप हर फ्राइडे पे सड़कों पे आ जाते हैं, कोई दंगे नहीं होते। अब जब रैलियां निकल रही हैं, हिंदू जाग रहे, सिर्फ हिंदू जाग रहा है, हम तो किसी से कुछ नहीं कहने जा रहे, तब देश के टुकड़े क्यों होने लगे? सारी पार्टियों से सवाल है बीजेपी के अलावा कि तब देश के टुकड़े क्यों होते हैं जब हिंदू अपनी बात करता है। हमने मुसलमान को कुछ नहीं कहा। सब पार्टियों से सवाल है, तो मैं मुकेश शर्मा और शोएब जमई से जवाब 30 सेकंड में। शोएब जमई, जब हिंदू जाग रहा है तो आपको लग रहा है देश के टुकड़े हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। देखिए उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया। जवाब दे रहा हूं। लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू द व्यूअर। केवल यही ऑक्सफोर्ड से आए हैं, ये जामिया मिलिया, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे नागरिक हैं, जॉब करती हूं, ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। जो आपको सिखाया गया है ना कि हिंदू जाग रहा है और हिंदू जाग गया, सुनिए ऐसा। सवाल का जवाब दीजिए ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब आपके पास जवाब नहीं है तो मुकेश शर्मा देंगे। नहीं जवाब दे रहा हूँ। कब तक है, आप इस बात का जवाब दीजिए। एक ऋतुराज जी, आपसे भी ले लूंगा मैं। 130
130 करोड़ की आबादी में 14% हमेशा अल्पसंख्यक ही होता है। 47 भी होगा तब भी अल्पसंख्यक होगा। सुन लीजिए, ये अनुपात है। और ये जो आपको कह रहे हैं ना जगा दिया हिंदू, भैया इतना ही जाग गए तो सुबह मेरा सहरी का वक्त होता, मुझे बहुत नींद आती है, जगा देना कल से, ठीक है? मैं टाइम बता दूंगा 4:15 बजे। ठीक है, और सवाल किसके? और कोई सवाल में मत पड़िए। जब बुलडोजर चला था तब बहुत सारे नेता ने, कांग्रेस नेता ने बोला कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन जब शांति चल रही हनुमान जयंती की रैली पर पत्थर फेंके गए तब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मुकेश शर्मा, कांग्रेस का जवाब मुकेश शर्मा देंगे। वो अंसार को बनाएगा पुष्पा, वो अंसार पुष्पा बन रहा है, वो बनाएगा पुष्पा उसको, वो लगे आज वो पुष्पा, उसको बनाएगा पुष्पराज। हजारों पुष्पा की मौसी के लड़के। मुकेश शर्मा से सवाल है तुमको। शोहेब, दिस इज नॉट, आप लगातार नहीं बोल सकते। मुकेश शर्मा की बारी है। गाली देंगे तो फूल नहीं बरसेंगे। देखिए, अरे तुम रिवॉल्वर चलाओगे तो मुकेश शर्मा, एक सेकंड, देखिए मुकेश शर्मा, आप बात ऑडियंस में जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी को ह्यूमन राइट्स हिंदुओं का क्यों नहीं दिखाई जाता? डर गए, क्या इसको कर रहे हैं आप यहाँ पर? डरता ही है भैया, तुम्हारा आतंकवादियों से तो हर कोई डरता ही है, और क्या करेंगे? हम लोग साधारण लोग हैं भैया, आतंकवादियों से डरते ही है। देखिए मैं यहाँ पर किसी के एजेंडे को आगे करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने पहले स्लॉट में आया था, मैं उसका नौजवान साथी का भी जवाब दे रहा हूँ, मैं बहन जी का भी जवाब दे रहा हूँ। मैं बड़े साफ तौर पर मैंने पहले स्लॉट में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ना कभी हिंदू सोया हुआ था, ना हिंदू आज जगा हुआ है। हिंदू पहले भी जगा हुआ था, हिंदू आज भी जगा हुआ है। और जो अल्पसंख्यक वाला सवाल किस बहन जी ने किया था, नौजवान ने किया है, मुझे नहीं पता ठीक से। मैं बहन जी, आपको मेरा मशवरा है, संबित भाई यहाँ पर हैं, देश में इनकी 2/3 मेजोरिटी है लोकसभा में, बड़ा सुनहरा अवसर है, राज्यसभा के अंदर भी बहुमत आ गया है पूरा इनका। ये जो अल्पसंख्यक का दर्जा है और अनुसूचित जाति और जनजाति को रिजर्वेशन भी संविधान के अंतर्गत दी गई है। ये जैन समाज को भी माइनॉरिटी का दर्जा संविधान के अंतर्गत दिया गया है। दिया गया नहीं दिया गया मेरी बहन? पढ़ लेना दोबारा किताब जाके। मैं 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, हाँ मुझे सब कुछ पता है कौन कौन माइनॉरिटी में। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को, सभी धर्म के लोगों को, इस देश में सेकुलर कंट्री है, देश सबका है, लेकिन इस देश में ये अधिकार पत्थर फेंकने का, तलवारें लहराने का, बंदूक लहराने का, गुंडाई करने का अधिकार को जागना नहीं कहते, इसको समाज के अंदर बंटवारा कहते हैं। जो बंटवारा इस देश के, एक बार बताइए, ये बंटवारा ठीक नहीं है। 1947 में देश नेहरू जी ने बांटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को हमने अलग किया। अरे वाह भाई वाह, कमाल करते हो मुकेश जी, आप नेहरू जी ने जो देश में बीज बोया आप उसको भूल गए क्या? नेहरू जी आ गए, कैसे नहीं आएंगे? अरे भाई, नेहरू जी सपने में आपने धर्म के आधार पे किया, धर्म के आधार पे, नेहरू जी और धर्म के आधार पे आपने बंटवारा किया। देश को आपने बांटा, कांग्रेस की देन है, देश को आपने बांटा, देश को इन्होंने बांटा। अरे आप बुलडोजर की बात करते हैं, नैना साहनी को मार मार कर काट कर तंदूर में जला दिया, तब बुलडोजर क्यों नहीं जलाया कांग्रेस? इसका जवाब देता हूं, क्यों नहीं जलाया आपने? अरे अभी जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अगर बुलडोजर चल रहा है, ऋतुराज जी, सबसे पहले देश का बंटवारा, किसी को हिंदुओं का ह्यूमन राइट क्यों नहीं दिखाई देता? मुसलमानों का ह्यूमन राइट दिखाई दे रहा, बुरहान वानी से लेकर जहांगीरपुरी के दंगाइयों तक। आप रोज शोभा यात्रा निकालिए, खूब निकालिए, जिसको मन करता है रोज निकालिए, जहां मन करता है वहां निकालिए, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी है कि शोभा यात्रा अच्छे से निकले, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सुरक्षित रहे, सब वातावरण ठीक रहे। आप एक चीज सोचिए, एक सरकार जो केंद्र में बैठी है, जिसके पास पूरी शक्ति है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, वो ये कहती है कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि जब से अमित शाह, जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां दंगे हो रहे हैं। सर जब दंगे हो रहे थे केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बीजेपी जवाब देगी, जब दंगे हो रहे थे, जब दंगे हो रहे थे केजरीवाल बीजेपी जवाब देगी। देखिए, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, इस देश की विडंबना है। अभी कहा गया कि जहां भी मन वहां शोभा यात्रा निकालिए। यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं। आज इस देश में हालत यह है कि कुछ एरिया मुस्लिम एरिया कहलाते हैं कि आप उस एरिया में मत जाइए। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं,
मैंने खुद अपनी माँ को देखा है, अपनी सिस्टर्स को देखा है, जब वो तथाकथित कोट अनकोट, मैं नहीं मानता हूं कोई एरिया हिंदू मुसलमान हो, कोट अनकोट मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो बात करते हैं कि बिंदी निकाल दे क्या, कोई पहचान में तो नहीं आ जाएंगे क्योंकि यहाँ फिर अटैक हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति देश में दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। और उस मैं बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज व्हाई एम आई इंटरप्टेड? नहीं देखिए ऋतुराज, आपके बीच में नहीं बोलेगा वो, नहीं, लेट हिम नो ऑडियो विल गो। ओके संबित पात्रा आप बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। लुच्चा लफंगा कौन है आप देख रहे हैं? मैं किसी के बीच में एक शब्द बोल, अमीश भाई मैं किसी के, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखिए ना। एक सेकंड, मैं जनता से पूछता हूं, मैं किसी के बीच में बोला? मुझे बोलने का अधिकार है। आप सब खड़े होकर मेरा समर्थन करें एक बार, सब खड़े होकर समर्थन करें एक बार कि मुझे बोलने का अधिकार है या नहीं है। थैंक यू सो मच। ये हकीकत है कि इस देश में कुछ एरियाज को मुस्लिम एरिया कहा जाता है और वहां पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप शोभा यात्रा निकालो, और वहां पर अगर शोभा यात्रा निकलती है तो छत के ऊपर पहले से ही आम आदमी पार्टी के लुच्चे लफंगे पहले से ही वहां पत्थर इकट्ठा करते हैं। ताहिर हुसैन से बड़ा आतंकवादी कोई था, और इनके लुच्चे लुफंगे जाके उसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताहिर हुसैन बेचारा विक्टिम है, ये बोल रहे थे। एक सेकंड, मुख्यमंत्री के घर पर ये गुंडे जाकर ताहिर हुसैन की बात हो रही है, आप कहां आ रहे बीच में? ताहिर हुसैन अब कपिल मिश्रा बिरयानी स्वाभाविक है, ताहिर हुसैन को खाना का बेटा है, खाना का बेटा जो है ताहिर हुसैन का। देखिए मैं इतना कहना 30 सेकंड बोले फिर आप बोलिएगा, आपका 1 मिनट है, बोलिए। देखिए ये हकीकत है कि मुसलमान वोट बैंक के लिए इनको अगर हिंदुओं का जमीर तक बेचना पड़े तो ये गिरवी रखेंगे जब तक आप जगेंगे नहीं, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास नहीं रखेंगे ये देश आगे। ठीक है, मेरा एक पॉइंट है, मैं इस पर राय भी लेना चाहता हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस की तरफ, इन्होंने कहा लुच्चे लफंगे, इन्होंने कहा लुच्चे लफंगे। माननीय मुख्यमंत्री सुनिए, से लुच्चे लफंगे अरविंद 4000 बार बोल दिया है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भाजपाई गुंडे वहां पर सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा कौन है हिंदुस्तान का पता है ना? अध्यक्ष अब मेरे को जवाब देने दो। शीला दीक्षित को बांध के ले जाऊंगा, इनका प्रदेश 4 दिन में शीला दीक्षित को गिरफ्तार करूंगा। मेरे डायरी के अंदर शीला दीक्षित का सब कुछ है। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा चोर